चलिए, केमिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन। आज हम उसी सॉल्यूशन में बात करेंगे एक अगला टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर। इससे पहले आपने देखा था हेनरी लो। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर को कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, वाष्प दाब किसको कहा जाता है। सपोज यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर पे हम सॉल्वेंट को रख दिए। सपोज यहाँ पे हमने पानी को रख दिया, वाटर को यहाँ पे रख दिया। ये आपका H2O है, वाटर। अब इसमें क्या होता है कि इस डायरेक्शन से इस वाटर के सरफेस पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे, तो जब हम इसको बॉयल करना चाहें, इसको वेपर में कन्वर्ट करना चाहें, तो इसके लिए हमको यहाँ पे हीट प्रोवाइड करना होगा। इस तरह से हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देते हैं, हीट प्रोवाइड कर दिए। अब जब हीट प्रोवाइड किए तो यहाँ का वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स जो क्लोज होंगे वो आप थोड़ा सा दूर दूर में इस तरह से होने लगेंगे, और ज़्यादा इसको हम हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इसकी वाटर की सरफेस एरिया में जाके रुक जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि इधर से जो आपका प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और जब तक इधर से लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा ना हो जाए, तब तक ये लिक्विड, ये H2O आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट को और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। हीट को इंक्रीज करते हैं तो ये वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा है उस एरिया को ये जंप करके क्या हो जाता है, बाहर निकल जाती है इस तरह से, और ये लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिख दिया गया है वेपर प्रेशर का, ध्यान से इसको देखिएगा कि लिक्विड आर क्रिएटेड प्रेशर। ये लिक्विड आपका क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर फोर्स टू कन्वर्टिंग इनटू वेपर। ये लिक्विड आपका वेपर में परिवर्तित होने के लिए यहाँ पे आपका प्रेशर फोर्स क्रिएट कर रहा है। क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। इस वेपर प्रेशर को कुछ कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहला जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। आपने यहाँ पे जिस नेचर का सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिया, उसी प्रकार आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सॉल्वेंट अगर आप वाष्पशील लेते हैं तो वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप अवाष्पशील लिए, नॉन वोलेटाइल लिए, तो वो वेपर प्रेशर में बदलने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस तरह से आपका ये फैक्टर अफेक्टिंग आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे हम यहाँ पे लिख दें C2H5OH, ये आपका एल्कोहल हो गया। अगर एल्कोहल को हम किसी सॉल्वेंट पे मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा में चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी सॉल्वेंट का नेचर को बदल दिया। जैसे कि हमने पानी की जगह पे क्या ले लिया, C2H5OH ले लिया, एल्कोहल ले लिया। उसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल ये भी एक प्रकार का सॉल्वेंट है। अगर ये सॉल्वेंट को लेते हैं तब भी हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आपका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। दूसरा इसका फैक्टर समझिए, टेम्परेचर। जब हम किसी सॉल्वेंट में
टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग्स पे आपका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बदलता है। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दिए तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज किए तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। इस तरह से आपका टेम्परेचर भी वेपर प्रेशर में इफेक्ट डालता है। दूसरी चीज, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। इस यानी कि जब हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि जो हमने कंपोनेंट लिया वो आपका नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, उसको कितनों भी हम हीट दे दें उससे वो वेपर बनाएगा ही नहीं। इसकी वजह से आपका जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि शुगर या सॉल्ट। जस्ट इसी का उल्टा आपका वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब हुआ वाष्पशील पदार्थ। जब हम कोई सॉल्वेंट में वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे एल्कोहल, अगर आप कोई सॉल्वेंट पे ऊपर से अल्कोहल डाल दें तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने वहाँ पे कंपोनेंट मिलाया वो आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है और वोलेटाइल कंपोनेंट का नेचर होता है कि वो वाष्पशील हो। तो इस तरह से यह था आपका वेपर प्रेशर। जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तन होने के लिए जितनी प्रेशर लगाती है वो प्रेशर आपका वाष्प दाब कहलाता है। अगर हिंदी में इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसको 2 लाइन पे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। चलिए फिर से हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है आपका राउल्ट्स लॉ। चलिए अगला टॉपिक जिसका नाम है हमारा राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ का पूरा नाम था आपका फ्रांसकोइस मारी राउल्ट्स, जो 1886 में इस नियम को दिया था। इस नियम को समझने के लिए कुछ इसका टर्मिनोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें। चलिए समझिएगा। सपोज कि हमारे पास में एक हमने यहाँ पे कंटेनर लिया इस तरह से, इसी कंटेनर पे चलिए हमने एक सॉल्वेंट रखा लाइक वाटर। इस तरह से यहाँ पे हमने वाटर रख दिया, पानी रख दिया। इस कंडीशन पे आपका ये H2O है, इस H2O को हम A मान लेते हैं, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम मान लेते हैं XA। जब हम इसमें हीट प्रोवाइड शुरू किए तो ये क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर बनाएगा। तो यहाँ से बनने वाला जो वेपर प्रेशर है, इस वेपर प्रेशर को आप बोल सकते हैं PA। P फॉर पार्शियल प्रेशर, A फॉर सॉल्वेंट यानी कि H2O। तो यहाँ का टोटल प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर आपका क्या हो गया, P = PA हो गया। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे केवल वाटर से वेपर प्रेशर बन रही है। अब इसका नेक्स्ट कंडीशन समझिएगा कि यहाँ पे हमने कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड किया जैसे कि NaCl, जो अवाष्पशील होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। अब जब हमने NaCl को यहाँ पे कंपोनेंट को ऐड किया इस तरह से, और जब हम हीट यहाँ पे इंक्रीज किए तो क्या इसका वेपर प्रेशर हमारा बदलेगा? तो इसका आंसर है कि इसका वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने जो कंपोनेंट ऐड किया वहाँ पे वो आपका अवाष्पशील है। यानी कि अगर हम इसको B मान लेते हैं तो यहाँ से बनने वाला आपका
Pb क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आपने जो नमक लिया वो नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है। अब कितनों भी हीट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे तो वो वाष्पित नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, वाटर से बनने वाला प्रेशर आपका Pa है और नमक से बनने वाला प्रेशर आपका क्या है, 0 है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P = Pa हो जाएगा जब हम कोई सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करते हैं। तब इसी को और थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब हम कोई सॉल्वेंट पे, ये आपका फिर से हमने ये सॉल्वेंट लिया, इस सॉल्वेंट पे जैसे कि H2O, इसको हम A मान लेते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन को हम X मान लेते हैं। यहाँ आपने ऐड किया एल्कोहल जैसे कि C2H5OH, तो ये कंपोनेंट आपका क्या है, वाष्पशील है, वोलेटाइल है। तो जैसे ही आप यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ से बनने वाला प्रेशर, पानी का प्रेशर तो आपका Pa है ही है, साथ में इसका भी प्रेशर यहाँ पे बनेगा, वो प्रेशर हो जाएगा आपका Pb। ध्यान दीजिएगा इसको, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, Pb। इस तरह से यहाँ पे इस दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, Pa + Pb। तो जब हमने किसी सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो उसका टोटल प्रेशर केवल सॉल्वेंट के बराबर होता है, जबकि नॉन वोलेटाइल तो आपका अवाष्पशील होता है। लेकिन उसी सॉल्वेंट पे अगर हम कोई वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है सॉल्वेंट का प्रेशर, और ये मान लेते हैं सॉल्यूट का प्रेशर, यानी कि P = Pa + Pb के बराबर हो जाता है। तो ये था हमारा कुछ टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे इस राउल्ट्स नियम के बारे में, इसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, समझ में आ भी गया होगा। और थोड़ी सी हम एक जानकारी लेते हैं यहाँ पे, उसको भी ध्यान दीजिएगा कि ये आपका कंटेनर, इसमें हमने सॉल्वेंट रखा, ये सॉल्वेंट रखा, तो ये सॉल्वेंट है, मान के चलिए कि H2O है, यानी कि इसको हमने A मान के रखा। तो इसमें अभी कोई दूसरा चीज़ ऐड नहीं हुआ। जब ऐड नहीं हुआ है तो H2O अभी आपका प्योर कंडीशन पे है, और प्योर कंडीशन पे बनने वाला जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P सेंटी A से। ध्यान से समझिएगा। अब जब आप इसमें कोई कंपोनेंट को मिला देते हैं, जैसे कि C2H5OH को मिला देते हैं, तो इस केस में ये वाटर आपका क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, यानी कि अशुद्ध हो गया। तब भी आपका केवल पानी से बनने वाला प्रेशर जो है इम्प्योर कंडीशन में, हम एल्कोहल की बात नहीं करेंगे, एल्कोहल मिला हुआ है, लेकिन केवल पानी से बनने वाला प्रेशर इम्प्योर कंडीशन में उसको मान लेते हैं Pa। उसी तरह से जब आपका एल्कोहल प्योर कंडीशन में हो, उस समय का इसका प्रेशर को आप मान लेते हैं P सेंटी B। जब ये दोनों मिल गया, इम्प्योर हो गया, तो केवल आपका एल्कोहल का प्रेशर को आप मान सकते हैं Pb। तो यहाँ पे बनने वाला टोटल प्रेशर P = क्या हो जाएगा आपका, इसका ये मतलब हुआ कि ये Pa P सेंटी A के बराबर है, मतलब Pa P सेंटी A के बराबर है, और ये Pb P सेंटी B के बराबर है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में प्रेशर उतना ही बन रहा है, सिंगल सिंगल देखें तो, इसीलिए ये दोनों बराबर है। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे क्या बना उसको ध्यान देखिए। आप लिख सकते हैं Pa + Pb, या लिख सकते हैं P सेंटी A + P सेंटी B। इतना टोटल प्रेशर इसका बनेगा जब हम कोई सॉल्वेंट पे वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड कराते हैं तब। अब बात करें हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में, तो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी देयर मोल फ्रैक्शन। यही चीज यहां पे लिख दिया गया है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट
at a given constant temperature। सपोज कि आपके पास में जो कंपोनेंट लिया वो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर को हमने क्या लिखा, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी देयर मोल फ्रैक्शन यानी कि XA। इसका मोल फ्रैक्शन की बात करें तो इसका मोल फ्रैक्शन को आप XA मान सकते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन को XB मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पार्शियल प्रेशर लिया जिस कंपोनेंट का, जैसे कि A के लिया, तो A का ही आपका मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? और ध्यान दीजिएगा इसको, PA जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे क्या लग जाएगा, इक्वल टू, और साथ में एक कांस्टेंट लगेगा K लगा दिए, फिर आपके पास में XA है। इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिल जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे प्योर सॉल्वेंट की, जैसे कि यहाँ पे आपका अल्कोहल मिला हुआ है और वाटर है, मतलब इस दोनों के मिलने से आपका वाटर भी प्योर नहीं होता है। तो अभी बात करेंगे केवल एक ही कंपोनेंट रहे, जैसे कि वाटर, प्योर कंडीशन में क्या इक्वेशन बनता है उसको, इन प्योर सॉल्वेंट, केवल हमारे पास में पानी है तब इसका इक्वेशन क्या बनता है। इस कंडीशन पे आप देख चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा, PA यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि A इक्वल टू P सेंटी A, ये दोनों बराबर होता है। जितना प्रेशर बनाएगा उतना ही प्रेशर आपका इम्प्योर में भी बनाएगा। तब इस कंडीशन पे आप जानते होंगे कि मोल फ्रैक्शन के आधार पे XA प्लस XB इक्वल टू 1 आपने पढ़ के रखा है। लेकिन जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो XB क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब XB 0 होता है। अगर हम XB के जगह में 0 रख दें तो आपको XA इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस इक्वेशन पे हम इस वैल्यू को रखना चाहें तो हमको एक अलग वैल्यू आएगा, ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिए तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, PA के बदले में आपका क्या है, P सेंटी A। तो क्या PA के जगह पे आप P सेंटी A लिख सकते हैं, इक्वल टू आपका K है इंटू XA का वैल्यू आपने निकाल के रखा 1। इस तरह से आपको K का वैल्यू मिला P सेंटी A। क्लियर? अगेन फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट को ही उठाते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको, इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा PA इक्वल टू आपका क्या है, K। तो K का वैल्यू आपको दिखता है P सेंटी A और आपका साथ में है XA। ये देखिए, इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिल जाती है। अगर हम सेकेंड कंपोनेंट को वोलाटाइल कर देते हैं, इफ सेकेंड कंपोनेंट आर वोलाटाइल, अगर सेकेंड कंपोनेंट हमारा वोलाटाइल है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि सेकेंड कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं PB। ये देखिए PB इक्वल टू P सेंटी B XB। इस तरह से आपको और एक इक्वेशन मिल जाता है और आपका टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर P इक्वल टू मिल जाएगा PA प्लस PB। इस तरह से मिल जाएगा। आप चाहें तो PA का वैल्यू रख सकते हैं, PB का वैल्यू भी रख सकते हैं। ये था आपका टोटल वेपर प्रेशर। अगर लिखना चाहें तो इसी को आप लिख सकते हैं, P इक्वल टू PA का वैल्यू है P सेंटी A XA प्लस P सेंटी B XB, ये A है। इस तरह से आपका टोटल वेपर प्रेशर मिल जाता है।
और इसी को हम लोग कहते हैं राउल्ट्स का नियम। अगर इस नियम को हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहें, एक और हम ले लेते हैं, मान के चलिए कि मोल फ्रैक्शन, एक और ले लेते हैं वेपर प्रेशर। तो आप ध्यान देंगे, जब आपका सॉल्वेंट ए था, सपोज दैट यहाँ पे था, ये था आपका P सेंटी A, तो जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन क्या होते जाएगा, A का कम होते जाएगा, यानी कि आप समझ लीजिए कि XA इक्वल टू अभी क्या है आपका 1 है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे इसके पास में मोल फ्रैक्शन है तब इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इसका खत्म होते जाएगा इसका वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, और यहाँ पे आके आपका XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने ये सीखा कि जब किसी सॉल्वेंट पे आपने नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट को ऐड किया तो उसका प्रेशर इसका प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ही उसका मोल फ्रैक्शन भी धीरे धीरे घटते जाएगा, वेपर प्रेशर भी घटती जाएगी। इस तरह से यहाँ पे आपका XB इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम 1, और यहाँ पे XB इक्वल टू क्या है, 0। देखिए 0 में जब XB था तो मैक्सिमम, धीरे धीरे घटते घटते XB 0, यानी कि ये 0 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे XA 1 था तो मैक्सिमम, घटते घटते XA 0। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे एक लाइन मिलती है, ये आपका टोटल वेपर प्रेशर को दिखाता है, मतलब कि P इक्वल टू PA प्लस PB को दिखाता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलता है, यहाँ पे ये पॉइंट है आपका PA इक्वल टू P सेंटी A इक्वल टू XA, और XA ये वाला B के लिए था तो ये B लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये B था, ये B, और ये था आपका PA इक्वल टू P सेंटी A इक्वल टू XA। इस तरह से यहाँ से ये ग्राफ प्लॉट हो जाती है, और इसी चीज़ को राउल्ट्स का नियम कहलाता है। तो ये था आपके सामने राउल्ट्स का नियम। क्लियर? चलिए और एक हम टॉपिक की आज हम बात करेंगे जिसको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए अगला टॉपिक है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप एक बार देख भी लेंगे। चलिए समझते हैं। इफ सॉल्यूशन कंटेन A एंड B कंपोनेंट, अगर किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट कंटेंट हो तो इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ये बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन आप देख चुके हैं क्या होता है, XA प्लस XB इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं। क्लियर? तब क्या हम इस इक्वेशन को XA इक्वल टू 1, ये प्लस में है, इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस XB हो जाएगा। इस तरह से आपको XA का वैल्यू मिलता है 1 माइनस XB। वी नो दैट जस्ट हम राउल्ट्स लॉ में पढ़ चुके हैं, P A इक्वल टू P सेंटी A XA, ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। तो इस इक्वेशन पे अगर हम XA का वैल्यू को रख दें, ध्यान से समझिएगा इसको, तो आपको मिलेगा एक इक्वेशन PA इक्वल टू P सेंटी A इंटू XA, XA की जगह में आप लिख सकते हैं 1 माइनस XB, और PA इक्वल टू
पी सेंटी ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी सेंटी ए मिलेगा, बीच में आपका माइनस का साइन, पी सेंटी ए और एक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी सेंटी ए इंटू एक्स बी मिलेगा। इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिल जाता है। आगे ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, और अगर हम इसको इस ओर लेके लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पी ए प्लस पी सेंटी ए एक्स बी इक्वल टू पी सेंटी ए, और अब ये पी ए प्लस में है, इस पे पी ए को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस में चला जाएगा, यानी कि पी सेंटी ए एक्स बी इक्वल टू पी सेंटी ए माइनस पी ए, और एक्स बी इक्वल टू पी सेंटी ए माइनस पी ए बाई हो जाएगा पी सेंटी ए। इस तरह से यहाँ पे आपको फिर से एक रिलेशन मिलता है। इस इक्वेशन को आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि एक्स बी इक्वल टू होता है एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ये फार्मूला हम सीख चुके हैं। इस केस पे आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन में एन बी ज़्यादा होता है एन ए की अपेक्षा में, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी इज वेरी स्मॉलर देन एन ए। यहाँ पे एन बी एन ए की अपेक्षा में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए एन बी को इस जगह पे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर नेगलेक्ट किए तो आपको क्या मिला, एक्स बी इक्वल टू एन बी बाई एन ए मिल गया। एन बी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास बाई मोलर मास। तो एन बी के बदले में आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई एन ए का वैल्यू हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए बाई एम ए। इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 में रख दें तो आपको एक नया इक्वेशन फाइंड हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा एक्स बी है, ये भी आपका एक्स बी है। क्या आप एक्स बी के जगह पे इस वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए इक्वल टू पी सेंटी ए माइनस पी ए बाई पी सेंटी ए। इस तरह से आपको एक फाइनल इक्वेशन मिलता है। इसी इक्वेशन को हम लोग जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इक्वेशन आर known as relative lowering in vapor pressure। यही इक्वेशन आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आप इसको एक बार देख लेंगे। तो चलिए केमिस्ट्री को आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर से कल एक हम नया टॉपिक को लेके आगे की ओर बढ़ेंगे।